हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो दिव्य लक्ष्य क्लासेज में आपका स्वागत है। मेरा नाम हुआ नीतीश वर्मा और मैं आप लोग को क्लास 10th का बिहार बोर्ड का मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप लोग के लिए हम लाए हैं जैसे क्लास 10th का कॉन्सेप्ट, साथ में क्वेश्चंस और कुछ आपका एमसीक्यूज कराया जाएंगे। और इससे मान लीजिए कि बाहर कुछ नहीं आने वाला है, जो भी चीज़ें हो सकता है पॉसिबल वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे। जैसे अगर बात करें तो हमारा इसमें हम लोग कवर करेंगे कैसे हमारा रोड मैप होगा, कैसे कैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे, जितने भी चैप्टर्स हमारे हैं टोटल के टोटल चैप्टर्स पढ़ेंगे और सारे के सारे चैप्टर्स में कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, क्वेश्चन भी डील करेंगे और साथ में बहुत सारे हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाता है। तो जैसे कि देख रहे हैं आप कि पहला चैप्टर आप लोग का है वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। दूसरा चैप्टर की बात करें तो वो है आपका बहुपद। तीसरा चैप्टर की बात करें तो वो है आपका दो चर में रैखिक समीकरण। अगर हम चौथा चैप्टर की बात करें तो द्विघात समीकरण। पांचवा चैप्टर की बात करें तो आपके पास है समानांतर श्रेणियां, जिसको आप एपी भी बोलते हो शॉर्ट में। अगर हम बात करें सिक्स लेसन का तो हमारे पास है त्रिभुज। सेवेंथ लेसन की बात करें तो निर्देशांक ज्यामिति। एट लेसन की बात करें तो ये हमारा है ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हम त्रिकोणमिति बोलते हैं। और अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर 9, जो कि है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। अगर हम चैप्टर 10 की बात करें तो ये हमारे पास वृत्त। अगर हम चैप्टर 11 की बात करें तो ये हमारे पास है कंस्ट्रक्शंस यानी रचनाएं। अगर हम चैप्टर 12 की बात करें तो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। फिर अगर हम बात करें इसके बाद तो सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। फिर हमारे पास सांख्यिकी, फिर हमारे पास प्रायिकता। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास चैप्टर्स है। अब हम देखते हैं कि हमारे एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम में इसका वेटेज क्या रहने वाला है। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं कि कौन सा चैप्टर का कितना वेटेज है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये रहा आपका जैसे यूनिट नेम हुआ। जैसे हमारे पास पेपर्स जो है, चैप्टर्स जो है वो हमारे पास 7 यूनिट में बटे हुए हैं। कितने यूनिट्स में बटे हुए हैं? 7 यूनिट्स। 7 यूनिट्स में पहला यूनिट है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम से हमारे पास 10 नंबर का सवाल आते हैं बोर्ड में। लेकिन अभी आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड में हमारे पास 200 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से हमको 100 नंबर के बनाने होते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि भले वो दिख रहा है 10 नंबर का, लेकिन आपके सवाल जो आने वाले हैं वो कितने नंबर का आने वाले हैं? 20 नंबर का आने वाले हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो बेस दूना 40 नंबर का आने वाले हैं। अगर हम बात कर ले जैसे अलजेब्रा का 20 नंबर था। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री अकेले आपको 20 नंबर दिलाने वाला है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो ये आपको 10 नंबर दिलाने वाला है। अगर हम बात कर ले ज्योमेट्री का तो ये हमको 20 नंबर देने वाला है। मेंसुरेशन की बात कर ले तो ये 10 मार्क्स देने वाले हैं। फिर अगर हम बात कर ले स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का तो ये भी आपको 10 नंबर दिलाने वाले हैं। तो इस तरीके से आप टोटल देखोगे कि ये हमारे पास 100 नंबर का होते हैं। कितने नंबर का होते हैं? 100 नंबर का। अगर हम देखते हैं कि नंबर सिस्टम आखिर जो है 20 नंबर का सर, तो उसमें हमको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना होगा। तो पहला चैप्टर की बात करें तो इसमें हम लोग को है नंबर सिस्टम में वास्तविक संख्या, जो कि देखे होंगे भी कि जस्ट पहले कि ये हमारा फर्स्ट चैप्टर सीधा सीधा अकेले 10 नंबर देके जाने वाला है। वो भी बहुत सिंपल सा चैप्टर जो आप बचपन में पढ़े होंगे, सम संख्या, विषम संख्या, कुछ फैक्टराइजेशन, एचसीएफ, एलसीएम, ये सारी चीजें हम डील करेंगे और वो हमको दे देगा 10 नंबर। फिर हम दूसरा बात कर लेते हैं अलजेब्रा का। तो अलजेब्रा में हमारे पास चैप्टर्स हैं। जैसे पहला चैप्टर आपका हो जाएगा बहुपद। दूसरा चैप्टर की बात करोगे तो पेयर ऑफ इक्वेशंस की बात करोगे। तीसरा चैप्टर की बात करें तो द्विघात समीकरण हमारे पास हो जाएंगे। चौथा चैप्टर की बात करोगे तो हमारे पास एपी। और एक दो तीन चार, ये जो देख रहे हैं 4 चैप्टर, ये चारों चैप्टर मिलकर के आपको 20 नंबर देने वाले हैं। कितने नंबर देने वाले हैं? 20 नंबर। अगर हम बात कर ले ट्रिग्नोमेट्री का, जो सबसे फेवरेट टॉपिक रहता है आप लोग का 10th क्लास में खास करके, तो ट्रिगोनोमेट्री की बात कर ले तो ट्रिगोनोमेट्री में आपका मेनली 2 चैप्टर होते हैं। जैसे पहला होता है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री और दूसरा होता है हाइट एंड डिस्टेंस। इसी में कुछ ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज भी आ जाते हैं जो कि आपका इंट्रोडक्शन में ही काउंट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको अकेला चैप्टर 20 नंबर देके जाने वाला है। ठीक है, वो भी बहुत ही आसान भाषा में हम लोग सीख लेंगे कि कैसे कैसे हम इसको बनाते हैं। बहुत बच्चों को तो लगता है कि ये चैप्टर बहुत टफ है, लेकिन बहुत हम जब पढ़ाते हैं तो बहुत बच्चे ऐसे बोलते हैं सर ये तो कुछ है ही नहीं जब आप पढ़ा दिए तो अगला हम बात कर ले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके पास 10 नंबर देने वाले हैं, जिसमें अकलौता सब्जेक्ट है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अगर हम बात कर ले ज्योमेट्री का, तो ज्योमेट्री जो कि थोड़ा सा आपको मुश्किल होते हैं। अगर देखा जाए तो नॉर्मली सब चैप्टर्स है आपका थोड़ा सा मुश्किल होते हैं, जिसमें आपको ट्रायंगल पढ़ने होंगे और सर्कल पढ़ने होंगे।
अगर हम बात करें इसमें तो ये आपका कंस्ट्रक्शंस भी है, लेकिन अब यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ही कम ही पूछे जाते हैं, रेयर पूछे जाते हैं, और हमारे पास ऑप्शंस भी बहुत सारे होते हैं, तो लगभग लोग इसको अब पढ़ना ही छोड़ दिए। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे, ठीक है। अगर हम बात कर रहे थे मेंसुरेशन का, तो मेंसुरेशन में हमको 2 चैप्टर पढ़ने होंगे। एक पढ़ने होंगे आपका सर्कल से रिलेटेड एरिया, और दूसरा आपको पढ़ने होंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें हम लोग घन, घनाभ, बेलन, फिर बात कर ले तो क्या होता है शंकु, फिर आपका हो जाएगा छिन्नक वगैरह की बात करेंगे, जिसमें आपको बेसिक चीजें पहले से भी आपको पता होगा, और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, वो सारी चीजों को कंबाइंड करेंगे और तब जाकर के हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। अगला चैप्टर की बात करें तो ये हमारे पास स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स से प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो स्टैटिक्स से प्रोबेबिलिटी में 2 चैप्टर आपका है, स्टैटिक्स अलग है और प्रोबेबिलिटी अलग। अगर हम स्टैटिक्स की बात कर ले तो इसमें मेनली आप लोग को मीन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में माध्य, फिर दूसरा आपका हो गया माध्यक, और तीसरा हो गया आपका बहुलक। तो ये मेनली 3 चीजें के बारे में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग का प्रोबेबिलिटी मुश्किल से आपका 1 से 2 घंटे का क्लास चलने वाला है, 1 से 2 घंटे में आप सीख जाओगे प्रोबेबिलिटी, ज्यादा कुछ इसमें विशेष होते नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर से, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर है पहला रियल नंबर्स। अगर हम रियल नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे हम लोग को एक पढ़ने होता है यूक्लिड एल्गोरिथम, ठीक है। कहीं कहीं एल्गोरिथम, कभी लेमा, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चे को। तो सबसे पहले देखेंगे कि आखिर एल्गोरिथम, ये आपको एल्गोरिथम और लेमा में क्या अंतर होता है, सबसे पहले ये जानेंगे। लेमा को हम प्रमेयिका के नाम से भी जानते हैं, प्रमेयिका। अगर हम बात कर ले एल्गोरिथम का, तो ए एल्गोरिथम जो दिए थे वो आपका शब्द अल-ख्वारिज़मी जी ने दिया था इसे, ठीक है। अगर हम एल्गोरिथम की बात कर ले तो एल्गोरिथम होता क्या है, तो एल्गोरिथम जो आपके होते हैं, एल्गोरिथम वो आपका एक प्रोसेस है। क्या है आपका प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे कोई भी चीज को अगर मान ली जाए, कोई भी चीज को अगर सोल्व करने का मेथड हमारे पास है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लें कि एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में कैसे निकालना है, जैसे किसी को बड़ा किसी को छोटा मानना है, फिर उसको डिवाइड करते हैं, वो सारी चीज लिखते हैं, तो हमारा स्टेप बाय स्टेप क्या देता है, प्रोसेस देता है, तो उसी को हम बोलते हैं एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। अगर हम बात कर ले लेमा का, तो लेमा क्या होता है, तो लेमा एक ऐसा प्रूवेन यानी कि साबित किया हुआ स्टेटमेंट है जिसका इस्तेमाल हम लोग किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं। लेमा क्या होता है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, तो लेमा एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको, मतलब कि ये क्या है आपका एक स्टेटमेंट होते हैं। क्या होता है, स्टेटमेंट, जिसको हम कथन बोलते हैं, स्टेटमेंट, सॉरी, स्टेटमेंट, जिसको हम हिंदी में कथन बोलते हैं। तो ये आपका किसी का कहा हुआ बात है या फिर ऑब्जर्वेशन से निकाली गई बात होती है, और ये जो होते हैं आपका पहले से साबित किया हुआ है, इसको साबित करने की कोई जरूरत नहीं है, साबित किया हुआ है। क्या है, साबित किया हुआ है। और इसका यूज हम लोग कहां करेंगे, तो कोई दूसरे चीजों को साबित करने के लिए किया जाता है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे बात कर ले, तो जैसे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसका हम लोग क्या करते हैं, ये जो हर जगह करते हैं, मैक्सिमम जगह क्वेश्चन में हम लोग करते हैं, और उसमें हम लोग प्रूव करते हैं बार बार चीजों को। जैसे आप 9th क्लास का ज्योमेट्री पढ़े होंगे तो वहाँ पे बहुत सारे थ्योरम वगैरह पढ़े होंगे, तो वही आपका थ्योरम है एक तरीके का लेमा। और एल्गोरिथम क्या है आपका, एल्गोरिथम आपका एक जो है प्रोसेस है, जो कि स्टेप बाय स्टेप हमको देते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में मेनली हम लोग पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या है, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका, जिसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे इसका स्टेटमेंट क्या है, ये कुछ है नहीं, ये विशेष नहीं है, जो आप लोग नॉर्मली पढ़ते थे बचपन में, जैसे ये पढ़े होंगे कि अगर मान लिया जाए कि आप पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, भाज्य बराबर वेट, अगर हम पढ़ ले क्या, भाज्य बराबर क्या होता है, बोलिए, भाज्य बराबर पढ़े होगे भाजक गुने भागफल, एक सेकेंड, काम नहीं कर रहा है, चलिए मैं यही लिखता हूं, ठीक। देखिए क्या होता है यहाँ पे, जैसे आप पढ़े होगे कि भाज्य बराबर
भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। पढ़े हैं बचपन में? तो इसी को ये जो लिखते थे, इसी को दिया है किन्होंने? यूक्लिड ने दिया था। किसने दिया था? यूक्लिड ने। इसीलिए हम इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलते हैं। तो इसका स्टेटमेंट क्या है कि किन्हीं दो दिए गए धनात्मक पूर्णांक, दो पॉजिटिव नंबर होंगे, जैसे ए और बी, क्या है हमारे पास? ए और बी दो पॉजिटिव नंबर है। ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या है क्यू, जिसको भागफल बोलते हैं, भागफल को हम लोग नॉर्मली क्यू से दिखाते हैं, और आर जिसको हम शेषफल बोलते हैं, रिमाइंडर जिसको आर बोलते हैं, मौजूद होती है, जो इस शर्त को पूरा करती है। किसको पूरा करती है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए क्या बता रहा है आपको? तो यही ए आपको बता रहा है किसको? भाज्य को। किसको बता रहा है? भाज्य को। और बी क्या बता रहा है आपको? भाजक को बता रहा है। ठीक है। और क्यू क्या बता रहा है आपको? तो क्यू बता रहा है भागफल को, और आर क्या बता रहा है आपको? शेषफल को बता रहा है। जहां पर आपका आर का मान क्या होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आपसे पूछे भी जाते हैं बोर्ड में कि आर का मान जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो आर का मान आपका जीरो से बड़ा या बराबर हो सकते हैं, लेकिन ये बी से हमेशा छोटा होता है। बी से क्या होता है? छोटा होता है। जैसे आपको याद दिलाते हैं कि अगर मान लिया जाए कि जैसे हमको भाग देना है, जैसे 5 से भाग देना है 32 में, ठीक है, तो 5 से जब भागा दीजिएगा 32 में तो क्या आएगा? 5 छक 30, तो क्या नीचे बचेगा? 2 बचेगा। तो बताइए कि ये आर है क्या चीज? तो ये आर आपका रिमाइंडर है, मतलब शेषफल है। तो शेषफल यहाँ पे कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अब ये शेषफल जो होगा, जैसे ये आपका कहलाता है ए आपका क्या कहलाता है? बी, और ए वाला जो आया है उसको क्या कहते हैं हम? क्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यू। तो बी से जब इस पे भागा दोगे तो यहाँ शेषफल जब भी आएंगे तो बी से हमेशा क्या होता है? कम होता है। हो सकता है कि जीरो भी आ जाए, जीरो से बड़ा भी हो सकता है। जीरो कब आता है? जब पूरा पूरा कट जाता है। जैसे मान लिया जाए कि 30 में हम भागा दे रहे हैं 5 से, तो हो जाएगा 5 छक 30, 5 छक 30। तो यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया? जीरो आ गया। तो रिमाइंडर का वैल्यू क्या हो सकते हैं? जीरो के बराबर हो सकते हैं, लेकिन बी से हमेशा क्या रहेगा? छोटा। क्योंकि जब भी यहाँ पे अगर मान लें कि इससे बड़ा आ जाएगा तो फिर से वो ऑटोमेटिक एक बार में और लग जाएंगे, लगेंगे नहीं लगेंगे? तो हम लोग आगे बढ़ करके ले लेते हैं, माने वहां तक लेते हैं जहां तक वो सेटिस्फाई कर रहा होता है, जहां तक सेटिस्फाई कर रहा होता है उससे हम जब भी लेते हैं तो क्या होता है? मैंने यहाँ पे जब भी नंबर आएंगे तो आपका छोटा नंबर आने वाला है। क्या नंबर आने वाला है? छोटा वाले। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में आपका आर का मान कहां से कहां तक होते हैं? तो जीरो, आर का मान क्या होते हैं? जीरो से बड़ा और बराबर, और बी से क्या होते हैं हमारे पास? छोटा होते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं एल्गोरिथम का। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कि एक होता है हमारे पास, क्या होता है? जैसे ये हमारा स्टेटमेंट था, किसी ने क्या किया था? यूक्लिड ने क्या कर दिया था? ये स्टेटमेंट दे दिया था, तो इस वजह से उसे हम क्या कह रहे थे? उसे हम लेमा बोले। क्या बोले? लेमा। जैसे अगर देख लेंगे क्या बोला था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। तो अब क्या होगा? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है, तो यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका पर आधारित जो है एक चरण दर चरण तकनीक है। एक ऐसा टेक्निक है, चरण दर चरण है, यानी ये स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करते हैं? इस पे स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, जिसका उपयोग हम लोग कहां करते हैं? तो दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक, जिसको आप HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। C और D का HCF ज्ञात करना है। अब मान लीजिए कि C और D का HCF ज्ञात करना है, तो कैसे कैसे इसका प्रोसेस है वो आपको बताया गया। ठीक है। तो दूसरा सवाल आपका MCQ में बनते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसके लिए लागू होता है? तो आपको आंसर टिक करना है, किसके लिए होता है? HCF के लिए। किसके लिए होता है? HCF के लिए। तो अब देखते हैं कि HCF हम निकालते कैसे हैं। तो पहला अगर हम बात कर ले, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दो नंबर है C और D। C और क्या है? D। तो वहां पे हमको देखना होता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे यहाँ पे मान लिए कि C बड़ा है और D क्या है हमारे पास? छोटा है। तो पहले क्या करोगे? C को आप D से डिवाइड करते थे ना बचपन में। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे कि यहां से C को, किसको? C और विभाजन पर प्रमेयिका लागू करें और Q तथा R इस प्रकार लिखेंगे ताकि C बराबर DQ प्लस क्या हो जाए? R हो जाए। लेकिन बात ध्यान रखना है कि R का वैल्यू जब तक जीरो ना आ जाए, जब तक जीरो ना आ जाए तब तक हमको HCF नहीं मिलेगा। और जहां पर R का मान जीरो मिल जाएगा तो वही D जो होगा वही हमारा HCF कहलाएगा। क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। अब देखो जैसे लिखा हुआ है कि यदि R का मान जीरो नहीं हो तो भाजक D और शेषफल R फिर से प्रमेयिका लागू करेंगे। माने ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे जब तक कि R का वैल्यू जीरो नहीं हो जाए। जैसे हम इस पे एक एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है। जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन है आपके पास HCF ज्ञात करें। ठीक है। मान लेते हैं कि 15
और 32 का निकालना है। 15 और किसका निकालना है? 32 का निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको बेसिक्स वाला से, जो आप लोग यूज करते थे बचपन में। जैसे 15 से 32 में हम क्या करते थे? भागा देते थे। जो छोटा होता है नॉर्मली उससे हम क्या करते हैं? बड़ा वाला संख्या हम क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो 15 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 15 दूना 30। तो क्या बचेगा यहाँ बाबू? 2। अब बोलो, अब 2 बचता था तो अब इसको फिर क्या करते थे? 2 को ऐसे फिर करते थे नहीं करते थे, और फिर भागा देते थे इसमें 15 में। तो बोलिए 2 सत्ते 14 बचा 1। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया तो फिर घेरते थे इसको, फिर लाते थे 2 को। तो बोलिए 1 दूना के 2 कट गया। तो एचसीएफ कहां आता था? एचसीएफ हमारा आ जाता था यहां से 1। कितना एचसीएफ आता था? 1 आता था। ठीक है, लेकिन इसी क्वेश्चन को हमको सोल्व करना है यूक्लिड की मदद से। किसकी मदद से सोल्व करना है? यूक्लिड की मदद से। तो कैसे होगा देखते हैं। जैसे यूक्लिड ने क्या बोला था कि आप क्या कर लो, बड़ा वाला नंबर को a मानो और छोटा वाला नंबर को क्या मानोगे? b मानोगे। तो चलिए बड़ा वाला नंबर को हम मान लेते हैं a। तो यहाँ a बराबर क्या है बोलिए? तो यहाँ a बराबर आपके पास 32 है और b बराबर क्या है आपके पास? 15 है। कितना है? 15 है। ठीक है, तो अब लगाना है हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म या प्रमेयिका, जो हम यूज किए थे तो प्रमेयिका लिख लीजिए, क्योंकि एल्गोरिथम तो प्रोसेस है। तो प्रमेयिका से क्या इन्होंने बोल रखा है? इन्होंने बोला है कि a का वैल्यू जो होना चाहिए BQ प्लस R के जैसा होना चाहिए, है कि नहीं है? तो बोलिए जहां पर R का वैल्यू क्या होना चाहिए? एक बार कम से कम हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो 0 से बड़ा या बराबर और b से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो अगर हम बात कर ले यहां से, तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 32। अब b का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 15। अब सोचिए कि 15 का पहाड़ा कई बार पढ़े कि 32 आएगा। तो 15 का जब पहाड़ा पड़ेगा तो पूरा पूरा तो नहीं कटेगा, लेकिन उसके एकदम करीब पहुंचते हम लोग। तो 15 का 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 3 बार में ज्यादा हो रहा है। तो हम जब भी लगाते थे कम बार में लगाते हैं। कितना बार में लगाते हैं? कम बार में। तो 15 दूना के क्या हो जाएगा? 30 और बचा कितना? 2। तो यहाँ बन जाएगा 2। यहां से क्या देखने को मिल रहा है कि r के जगह पर 2 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। r का मान जब तक 0 नहीं आएगा तब तक ये काम करना है, लेकिन हमको तो यहाँ पे r का मान कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है। तो लिख लेंगे यहां से कि चूंकि r नॉट इज इक्वल टू 2, r का वैल्यू क्या है? 2 के बराबर नहीं है। अब क्या करना होता है कि जिसको हम b माने थे अब बन जाएगा a। अब क्या बन जाएगा? a। तो अब a बराबर बन जाएगा 15 और b बराबर क्या बन जाएगा? बोलिए, तो b बराबर जिससे हम भागा, जितना से लगा है। तो बोलिए अगर हम 15 से भागा दिए थे तो कितना बचा था? 2। 15 से कितना बार में? तो 2 बार में। तो 2 जो आएगा यानी कि जो q दिख रहा है इसको हम मानेंगे b। क्या मान लेंगे? b। ठीक है, फिर लगाइए उसी तरीके से। तो बोलिए 15 को हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर 15 को हम लिख सकते हैं 2 गुने कितना बार में? 7 बार में। कितना बार में? 7 बार में। और प्लस कितना आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा? 1। जैसे यहां देखिए ना 15 दूना के 30 आया था 2, तो इसको हम लोग क्या किए थे? माने थे। तो यहां से क्या मिल गया? 2 गुने 7, 2 गुने 7 प्लस 1। तो यहां से हमको फिर से r का वैल्यू क्या मिल गया? नॉट इज इक्वल टू 0। नॉट इज इक्वल टू 0। और जब r का वैल्यू 0 नहीं है, r का वैल्यू 0 नहीं है तो फिर क्या करेंगे? नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग। तो चूंकि r नॉट इज इक्वल टू 0, तो अब क्या बन जाएगा? अब जो है जिसको हम b माने थे उसको क्या बना देंगे? a। तो अब बन जाएगा a आपके पास क्या चीज बन जाएगा? a आपका बन जाएगा 2। क्या बन जाएगा? 2। और जो हमारे पास r का मान आ रहा था, किसका मान आ रहा था? r का मान, वो बन जाएगा b। तो ये बन जाएगा b का वैल्यू कितना? 1। फिर से लगाइए, तो 2 बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 बराबर हम लिख सकते हैं 1 गुने के 2 और प्लस में क्या आ जाएगा? देखिए 2 एकम 2 तो बच गया कितना? 0। तो यहां से हमको मिल गया HCF। क्या मिल गया? HCF। तो HCF क्या हो जाएगा? किससे लगा? 1 से लगा। तो यही हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया हमारा आंसर? जैसे कि हम बात कर ले तो पीछे हम ऐसे भी सोल्व किए तो 1 आया और यहां से भी हमको कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं इस क्वेश्चन को। जैसे इस क्वेश्चन को हमको सोल्व करना है यूक्लिड के माध्यम से। किसके माध्यम से सोल्व करना है? क्वेश्चन में रहेगा आपसे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर 2 दे दिए जाएंगे, 3 संख्या दिए जाएंगे। अब बोलेगा कि आप इसका HCF निकालो। क्या निकालो? HCF। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? पहला प्रोसीजर में आपको ये करना है कि आप उसमें से सबसे बड़का नंबर चुनोगे। क्या चुनोगे? बड़का नंबर। जो सबसे बड़का नंबर होगा उसको मानोगे a, और उससे जस्ट छोटा, अगर 2 की बात करोगे तो उसमें एक बड़ा एक छोटा मिलेगा, लेकिन 3 दे दिया जाए, 4 दे दिया जाए तो उसमें एक सबसे पहले बड़का मानोगे, उससे जस्ट छोटा वाले को b मानोगे। क्या मानोगे? b। तो हम यहां से मिल गया हमको a का वैल्यू कितना? 32 और b का वैल्यू कितना मिल गया? 50। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कम सवाल में आप एक बार इसको लिख ही देना।
तो a बराबर क्या आएगा, बी क्यू प्लस आर, जहां r का वैल्यू जो होते हैं 0 से बड़ा या बराबर और b से क्या होते हैं, छोटा होता है। ठीक है, a का वैल्यू क्या रखना है, 32, रख दिया मैंने 32। अब बोलो b का वैल्यू कितना था, 15, तो मैंने रख दिया 15। अब बोलो 15 का पहाड़ा कैवा पढ़ेंगे कि 32 आएगा, तो 15 का पहाड़ा में 32 नहीं आता है सर, तो 15 का 15, 15 दूना 30 तो पढ़ सकते हैं, तो 15 दूना 30, 15 तिया 45, 3 बार में ज्यादा हो रहा है, लेकिन ज्यादा हमको नहीं जाना, हमको पीछे रहना है। तो 15 दूना के 30, अब प्लस क्या मिल गया, 30 मिल गया, यहाँ से हमको बनाना है 32, तो 30 प्लस 2 तो क्या देखने को मिला, जब तक यहाँ 0 नहीं है, जब तक यहाँ 0 नहीं है तब तक हमको स्टेप फॉलो करना है। तो यहाँ पे हमको r का वैल्यू 0 के बराबर नहीं मिला, r नॉट इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ r नॉट इज इक्वल टू आपको 0, r नॉट इज इक्वल टू 0। और जब 0 के इक्वल नहीं है तो आपको क्या करना है, अब a मान लोगे किसको, तो अब a मानोगे जिसको b माने थे उसको मान लोगे a, और जो रिमाइंडर आएगा यानी जो आपका शेष आएगा हम उसको कहेंगे b। तो देखिए यहां से आपको क्या मिल गया, a का वैल्यू मिल गया 15 और यहां से b का वैल्यू कितना मिल गया, 2 मिल गया, कितना मिल गया 2। फिर से वही लगाइए यूक्लिड विभाजन, तो 15 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ दिया हुआ था 2, तो 2, अब 2 का पहाड़ा क्या पढ़ेंगे, तो 2 7 14, 2 8 16, 8 बार में ज्यादा हो रहा है तो 7 बार में लगा लीजिए, तो 2 7 14 और प्लस कितना हो गया 1, प्लस क्या हो गया 1। क्या देखने को मिल रहा है कि यहां भी हमारा r का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आया। अगर r का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आया तो फिर आगे हमको सोल्व करने होंगे। तो अब a किसको मानेंगे, तो जिसको हम b माने थे उसको a मान लेंगे और जो यहाँ आया था उसको क्या मान लेंगे। तो बोलिए यहां से क्या आ गया, a का वैल्यू 2 आ गया और जो रिमाइंडर आया तो रिमाइंडर कितना आ रहा था 1, इसको मैंने मान लिया b। क्या मान लिया b। ठीक, अब लगाना है फिर से वही, तो 2 बराबर कितना हो गया, 1 गुने 2 और प्लस 0। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या हो गया, चूंकि r का वैल्यू यहां से हमको मिल गया 0, r का वैल्यू क्या मिल गया 0, और जब r का वैल्यू 0 मिल गया तो किससे कटा, x से कटा, तो जिससे कटा वही हमारा हो जाएगा HCF, वही हमारा हो जाएगा HCF। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जैसे यूक्लिड पे हम लोग और भी बहुत सारे सवाल करेंगे, अभी हम लोग आगे क्वेश्चन सीरीज करेंगे तो वहां पे हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे। तो अब हम बात करते हैं थ्योरी का। तो अगला थ्योरी हमारा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसको अंकगणित की आधारित प्रमेय बोलते हैं। तो इसमें मेनली क्या बोला गया है, जैसे हिंदी वाला दिखा देता आपको, कि कोई भी भाज्य संख्या, तो सबसे पहले बताइए कि भाज्य संख्या क्या होते हैं, अभाज्य संख्या क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर मैं बात कर लूं भाज्य संख्या का, ठीक है, और एक बात कर लेता हूं मैं अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होता है, तो भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो 1 से कटे, अपने आप से कटे, उसके अलावा किसी और भी नंबर से कटे, तब उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे हम बात कर ले, सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन मिलेगा बताइए, तो सबसे छोटा भाज्य संख्या आपका होता है 4। कौन होता है 4, क्योंकि 4 आपका किससे कटता है, 1 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, उसके अलावा किससे कटता है, 2 से भी कटता है। तो जो अपने से कटे, मतलब कि 1 से कटे और अपने आप से कटे, उसके अलावा किसी और थर्ड नंबर से कट जाए, थर्ड या फोर्थ जो भी हो, तो उससे कट जाए, तब उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। और इसी को हम बोलते हैं फैक्टर। क्या पढ़ते हैं, फैक्टर या गुणनखंड। मतलब कि कोई भी एक संख्या जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, तब उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। अगर हम अभाज्य संख्या की बात करें तो इसके पास कितने फैक्टर होंगे, तो सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे। कितने फैक्टर्स होंगे, 2 फैक्टर्स। फैक्टर्स बोले तो गुणनखंड। गुणनखंड मतलब कि किससे किससे वो कटता है। ठीक है, तो जैसे हम मान लेते हैं कि 2 है, तो 2 की बात करें तो किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। ठीक है, 3 की बात कर ले तो ये भी आपके पास 1 से कटेगा और किससे कटेगा, 3 से कटेगा। तो इसका फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 और 2 है, इसका भी 1 और 3 है, मतलब यहाँ पे भी 2 फैक्टर है, यहाँ पे भी क्या है, 2 फैक्टर। यानी सीधा सीधी बोले तो जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, उसी को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो यहाँ से भी आपका बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन एक आते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका कौन होगा, 4 होगा। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपके पास 2 होती है। क्यों होती है, क्योंकि अगर हम 1 की बात करें तो 1 का सिर्फ और सिर्फ 1 ही फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं, 1 फैक्टर। तो 1 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, न तो यह अभाज्य संख्या है, न तो हमारे पास भाज्य संख्या। ठीक है, अगर हम 2 की बात कर ले तो 2 किससे करता है, 1 से भी करता है और 2 से भी करता है कि नहीं है। तो 1 और 2 दोनों से करता है, मतलब कि 2 फैक्टर है इसके पास, यानी कि 2 हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, फिर अगर हम बात करें 3 का, तो 1 और 3। तो सवाल यहां से ये बनते हैं कि वैसी छोटी अभाज्य संख्या बताओ जो सम संख्या होती है।
या कह दो कि एकलौता एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम संख्या होता है। तो एकलौता एक अभाज्य संख्या है जो कि 2 है। कौन है? 2, जो कि सम संख्या है। बाकी आने वाले जितने भी संख्याएं होंगे अभाज्य संख्या, वो सब के सम विषम संख्या होंगे। सबके सम क्या होंगे? विषम संख्या होंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम थ्योरम का। तो क्या बोला है फंडामेंटल थ्योरम? कि प्रत्येक भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे मैंने बोला 5 के बारे में, तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 से कटता है, किससे कटता है? 5 से। तो यानी हम इसको 1 गुने 5 के रूप में लिख सकते हैं, है कि नहीं है? तो एक हमारा इसका अभाज्य गुणनखंड था, 5 भी अभाज्य गुणनखंड था। तो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हम किसी भी भाज्य संख्या को, पहले बात की हम भाज्य संख्या नहीं लिखे हुए, अगर हम भाज्य संख्या दूसरा ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 14 ले लेते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे? 2 गुने 7। तो देखिए 2 भी हमारा क्या है? अभाज्य संख्या है, 7 भी हमारा क्या है? अभाज्य संख्या है। तो 2 अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में लिख दिए। ऐसे ही 3 को भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। ठीक है, मतलब जितना आगे हो सकता है। यानी कि जब भी हम कोई भाज्य संख्या को लिखेंगे तो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं बेसिक या फंडामेंटल थ्योरम। जैसे 140 की बात करिए, 140 को क्या हो जाएगा? बोलिए। 140 को जब तोड़ोगे तो 2 से बढ़ जाएगा 70, 2 से कटेगा 35, तो 35 किससे कटेगा? 5 से कटेगा, 5 7 35, तो बचेगा 7। क्या बचेगा? 7। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कितना बार आया है? 2 बार, तो 2 के पावर 2। 5 कितना बार आया है? 1 बार। 7 कितना बार आया है? 1। कितना बार आया है? 1 बार। तो ये हमारा ये जो हम लिखे हुए हैं, यही हमारा कहलाता है अभाज्य गुणनखंड। क्या कहलाता है? हमारा अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब उसी तरीके से हमको अभाज्य गुणनखंड जैसे ही पता चलते हैं, तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके दो संख्या या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। कि आखिर हम पढ़े क्यों? तो फंडामेंटल थ्योरम जो होते हैं, फंडामेंटल थ्योरम से हम लोग मेनली एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम एंड एचसीएफ कैलकुलेट। तो सबसे पहले बताइए एचसीएफ क्या होता है? तो अगर हम फुल फॉर्म की बात कर ले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं? फैक्टर। ठीक है, तो हाईएस्ट मैंने जितना अधिक से अधिक कॉमन हो सकता है वो सब के सब तुम्हारे कहलाएंगे क्या चीज? एचसीएफ। क्या कहलाएंगे? एचसीएफ। जैसे संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश कॉमन, तो अभाज्य संख्याओं गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, सबसे छोटी घात का जो गुणनफल होगा वही कहलाएगा एचसीएफ। अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए इसमें क्या बोला है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, माने जितना कम से कम कॉमन हो सकता है, जो भी चीज हो सकता है, सबको अगर आप गुना करा देते हैं, सबको क्या कराते हैं? गुना करा देते हैं, तो वही आपका दे देगा एलसीएम। क्या दे देगा? एलसीएम। अगर हम बात करें एचसीएफ का, तो एचसीएफ को हम हिंदी में मौसा क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में आप इसको बोलोगे, हिंदी में आप इसको हिंदी में बोलोगे मौसा। क्या बोलोगे इसको हिंदी में? मौसा। ठीक है, जिसको हम महत्तम समापवर्तक बोलते हैं पूरा नाम। अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम को हम बोलते हैं ल, जिसको हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। एक बात याद रखिएगा कि अगर मान लिया जाए कि दो संख्या है ए और बी, तो ए और बी के एलसीएम को कैसे लिखेंगे हम? एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी। क्या लिखेंगे? एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी। कहने का मतलब कि ए और बी का लघुत्तम। ये क्या लिखा हुआ है? ए और बी का लसा। ठीक है, दूसरा ऐसे ही लिखा जाएगा अगर मान लिया कि एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी, इसका मतलब हो जाएगा ए और बी का महत्तम या मसा। ठीक है, एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी। तो अगर दो संख्याओं का आप एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं, तो एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल बनेगा वो आपका पहली संख्या और दूसरी संख्या के बराबर होता है। क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से भी हम लोग को बहुत सवाल पूछे जाते हैं। जैसे एलसीएम की बात करें तो क्या हो जाएगा? लसा। एचसीएफ की बात करें तो क्या हो जाएगा? मसा। ठीक है, तो लसा गुने मसा बराबर क्या हो जाएगा? ए को हम कहते हैं पहली संख्या और बी को हम बोलेंगे दूसरी संख्या। ठीक है, तो यहां से आपको क्या कर दिया जाएंगे? यहां से आपको ए 4 में से 3 दे दिए जाएंगे और आपसे चौथा पूछ लिया जाएगा। क्या पूछ लिया जाएगा?
तीन में से सॉरी 4 में से 3 दे दिए जाएंगे और आपसे कोई भी एक पूछा जा सकता है। जैसे अगर लसन निकालना हो तब क्या हो जाएगा, तो लसन निकालना होगा तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, इन्हें मल्टीप्लाई में थे, इन्हें जाके डिवाइड में। सिमिलरली अगर मसा निकालना है तो मसा निकालने के लिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में क्या कर लेंगे, लसा कर लेंगे। पहले निकालना होगा तो ऐसे ही, दूसरी निकालना होगा तो ऐसे ही। जैसे हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन है मेरे पास, यदि एलसीएम ऑफ 5,15 इज इक्वल टू 15 तो HCF ऑफ 5,15 बराबर व्हाट। मतलब कि एलसीएम दे दिया है 5 और 15 का कितना 15, तो आपसे बोला है कि HCF कितना होगा, HCF कितना होगा। तो जो भी हम फॉर्मूला पढ़े हैं उसका उपयोग करके हम इसको सोल्व करेंगे। तो क्या है, ए जो दिया हुआ है यही हमारा ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ए, तो यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ ए बराबर दिया हुआ है 5, बी बराबर कितना दिया हुआ है 15। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि ए गुने बी बराबर एलसीएम गुने HCF, क्या होता है, ए गुने बी बराबर एलसीएम गुने क्या होते हैं HCF। तो अगर हम ए की बात कर ले तो ए क्या दिया हुआ है हमारे पास 5, बोलिए बी कितना दिया हुआ है 15, एलसीएम कितना दिया हुआ है 15, तो हमको HCF निकालना है तो रख देंगे HCF को HCF। तो बोलिए यहां से HCF कैसे निकलेगा, तो HCF बराबर हो जाएंगे, बोलिए इन्हें 15 गुना में तो इधर जाके भागा में, तो 5 गुने 15 बटा 15, तो 15 से 15 कटेगा, क्या मिलेगा हमको 5 मिलेगा, इसका HCF। समझ में आया, ठीक है। तो आगे हम बढ़े, चलिए आगे करते हैं। अगर हम बात कर ले तो अब हमको पढ़ना है परिमेय और अपरिमेय संख्या। क्या पढ़ना है हम लोग को, परिमेय और अपरिमेय संख्या। और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ऐसा मत सोचिएगा कि एक सवाल करवा कर सर आगे बढ़ जा रहे हैं तो हम सीख नहीं पाए। हम लोग बहुत सारे भी सवाल करेंगे, बहुत सारे सवाल हम लेकर के आए हैं, ठीक है। तो पहला बात करते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या जिसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संख्या का। तो संख्या जो होते हैं नॉर्मली मतलब मैक्सिमम टाइम इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा, पहला होता है हमारा वास्तविक संख्या और दूसरा होता है हमारा काल्पनिक संख्या। क्या होता है, काल्पनिक संख्या। तो आपको 10वां क्लास तक सिर्फ और सिर्फ वास्तविक संख्या पढ़ने होते हैं। काल्पनिक संख्या हमको 11 से शुरू हो जाते हैं, जिसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। कौन सा नंबर बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। यही रियल और इमेजिनरी मिलके हमारे बनते हैं, रियल और इमेजिनरी जब मिलाते हो तो इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ वास्तविक संख्या का। तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या में मतलब डिफरेंस क्या, थोड़ा सा जान लेते हैं। तो वास्तविक संख्या क्या होता है, तो वास्तविक संख्या का मतलब होता है कि कोई भी संख्या जो रूट के अंदर पॉजिटिव हो, रूट के अंदर क्या हो, अगर रूट के अंदर कोई भी पॉजिटिव संख्या हो, रूट के अंदर क्या हो पॉजिटिव संख्या, तो चाहे इसका रूट निकले मतलब बाहर निकले या ना निकले, हमेशा पॉजिटिव आंसर ही देगा। क्या देगा, हमेशा आंसर पॉजिटिव आंसर ही देगा। यानी सीधे बोले तो ये रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। कौन सा नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव। अब ये मायने नहीं रखता है कि वो बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। जैसे हम बात कर लेते हैं √3 का, √4 का, √1 का, तो इसका देखोगे तो नहीं निकाल पाएंगे हम, नॉर्मली नहीं निकाल पाएंगे, भले डेसिमल में निकाल सकते हैं। अब इसका बात कर ले तो इसका एग्जैक्ट निकल जाता है 2, इसका देखें तो 1 आ जाता है, ठीक है। तो ये अलग चीज है। लेकिन अगर हम बात करते हैं काल्पनिक का, तो काल्पनिक की बात करें तो रूट के अंदर, किसके अंदर, रूट के अंदर अगर निगेटिव संख्या हो, क्या ये आप लोगों ने कभी देखा है, नहीं देखे होंगे, कहीं भी मैथमेटिक्स में अभी फिलहाल नहीं देखे होंगे। तो अगर रूट में अगर माइनस में आ जाए, रूट में किस में आ जाए, माइनस में आ जाए, तो इसी को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर बोलते हैं इसको, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे फिलहाल, ये हमारा जो है आगे का पार्ट है। हम लोग को जो मेन पढ़ना है, जैसे 7वां 8वां 9वां 10वां जो भी पढ़े होंगे, तो सब में आपको वास्तविक संख्या पढ़ना होगा, ठीक है। तो वास्तविक संख्या की बात कर ले तो वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या की बात कर ले तो इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला होता है आपके पास परिमेय संख्या, दूसरा होता है आपके पास अपरिमेय संख्या।
इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, इसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है हमारे पास, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। यानी जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले यही दो का, रेशनल नंबर का और किसका बात करने वाले हैं, इरेशनल नंबर का। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो है वो आपका किसका टाइप्स है, तो आपके पास रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं का टाइप्स है। ठीक है, चैप्टर का भी नाम देखे होंगे कि आपका यही लिखा हुआ था, रियल नंबर। तो अगर हम परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या यहाँ पे क्या देखने को मिला हम लोग को, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा था कि रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू हो, रूट के अंदर कौन सा वैल्यू हो, पॉजिटिव वैल्यू है। लेकिन ये रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू जो होंगे, हो सकता है कि इसका बाहर निकले या हो सकता है कि बाहर ना निकले। अगर रूट के बाहर निकल गया, अगर रूट के बाहर निकल गया तो इसको हम बोल देंगे परिमेय, और ना निकले तो क्या बोल देंगे उसको, अपरिमेय। क्या बोल देंगे, अपरिमेय। या इसका और स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करें तो वैसी संख्या जिसे P बाई Q के रूप में नहीं, Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, जहां पर ध्यान रखना कि यहाँ पे Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। Q का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब जितने भी वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या होंगे उसको छोड़ के हमारे पास क्या आ जाएंगे, अपरिमेय संख्या आ जाएंगे। अगर हम इसको और भी बात कर ले तो अगर किसी संख्या को क्या किया जाए, मान लीजिए कि डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, किसके फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में लिखा जाए, और अगर मान लीजिए जैसे 1.3153 ... ऐसे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि 1.3 153 ये अलग अलग चीज हमारे पास क्या हो रहा है, रिपीट होना शुरू हो गया। क्या हो गया, रिपीट होना शुरू हो गया। पढ़ेंगे कि ये होते क्या है, तो ये होते हमारा, ये जो दिख रहा है ... ये हमारे पास अशांत है। क्या है, अशांत, मतलब बिना स्टॉपेज वाला। ठीक है, हम बाद में इसका बात कर लेंगे फिलहाल। तो जैसे यहां हम बात कर ले डिफिनेशन का इसका, तो क्या है डिफिनेशन, कि परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे P बाई Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q क्या है हमारे पास, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, जहां Q नॉट इज इक्वल टू 0। इसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या तो अशांत होगा, या तो शांत होगा या तो अशांत होगा। अभी फिलहाल बस शांत और अशांत नाम सुन के रह जाइए, हम आगे अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, तो वैसी संख्या जिसे P बाई Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है और इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। क्या होता है, अशांत अनावर्ती। इसका में देखिए, या तो शांत या तो अशांत आवर्ती, या तो शांत या तो अशांत आएगा तो आवर्ती होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आवर्ती। आवर्ती की बात भी करेंगे आगे भी, क्या आवर्ती क्या होता है। ठीक, और अब जैसे अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना, इसको हम बाद में डील करेंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं इसका दशमलव प्रसार का। तो जैसे मान लिया जाए किसी संख्या को जब हम दशमलव में चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे, दशमलव में लिखेंगे। तो जैसे मान लो कि 1/3 है। ठीक, चलो भाग देते हैं, 1 में 3 से भाग देते हैं। ऐसे ही डेसिमल बदलते हैं ना, नहीं लगेगा तो 0, नहीं लगा तो पॉइंट बैठाते हैं, पॉइंट लगा के 0। तो 3 तिहाई 9 आएगा, कितना, 1। पॉइंट बैठाए तो एक और 0, 3 तिहाई 9। फिर कितना आएगा, 1। पॉइंट बैठाए तो 0। फिर ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, बार बार सेम ही चीज रिपीट होगा। तो क्या हम इसको 0.333 ... लिख सकते हैं, या इसी को हम और भी लिखते हैं ऐसे 0.3 पर रेकॉर्डिंग। क्या पढ़ते हैं इसको, 0.3 पर रेकॉर्डिंग। ठीक है, और एक दूसरा बात कर लेते हैं, जैसे 1/5। ठीक है, तो 1 में 5 से डिवाइड कीजिए तो क्या आएगा, पहले बैठा दीजिए 0 पॉइंट, यहाँ 0, 5 दूना के 10, तो ये मिलेगा हमको एग्जैक्ट 0.2। 0 क्या मिलेगा, 2। ठीक है, और अगर हम बात कर ले तो ये सब जो दिख रहे हैं, ये जो दशमलव प्रसार हम कर रहे हैं, ये जो दशमलव प्रसार कर रहे हैं, ये जो दशमलव प्रसार कर रहे हैं, इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो बार बार अपने आप को रिपीट करना शुरू करे, जो अपने बार बार रिपीट करना शुरू है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देखो, आप पढ़े होंगे आवर्त, क्या बोलते हैं उसको, आवर्त गति। आवर्त गति, जैसे सिलाई मशीन के सुई की गति, कैसा होता है सिलाई मशीन की सुई गति, एक ही जगह पे बार बार रिपीट करता है। घड़ी के गोलक की लोलक की गति ऐसे दिखते हुए ढुलते हुए, तो वहां पे तो उसी तरीके का ये भी क्या हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं आवर्ती। क्या बोलते हैं इसको, आवर्ती। और मान लीजिए कि जैसे ऐसे हैं, 0.3 पहले आया, फिर 5 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया, फिर 5 आया,
रैंडम कुछ भी आ सकता है, रैंडम कुछ भी आ रहा है, एक ही चीज रिपीट नहीं हो रहा है, तब इसी को हम बोलते हैं अनावर्ती। क्या बोलते हैं इसको? अनावर्ती। ठीक, आवर्ती क्या होते हैं? तो जब एक ही चीज बार बार रिपीट होना शुरू हो जाए तब उसे हम आवर्ती बोलते हैं, तब उसे हम क्या बोलते हैं? आवर्ती बोलते हैं। और जब अलग अलग चीज रिपीट हो, मतलब रिपीट नहीं, अलग अलग चीज आना शुरू हो जाए तब उसको हम अनावर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनावर्ती बोलते हैं। ठीक है, तो आवर्ती और अनावर्ती में फर्क बुझा गया। आवर्ती क्या होता है? तो आवर्ती जिसमें हमारा क्या हो जाएगा, एक ही चीज बार बार रिपीट होगा, और अनावर्ती में क्या होगा, अलग अलग चीज आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम शांत का, और अब बात कर लेते हैं अशांत का। शांत और अशांत क्या होता है? देखो, ऐसे सोचो कि शांत क्या चीज होता है। शांत मतलब एकदम शांत। जैसे मान लो कि जैसे इसका देख लेते हैं एग्जांपल, 1/5 को जब हम डिवाइड किए तो एकदम चुपचाप बेचारा कट गया पूरा पूरी और आराम से बैठ गया, तो ये हमारे पास शांत है। हमारे पास क्या है? शांत है। अगर हम इसकी बात कर लेते, देखो ये बेचारा अभी भी अशांत है, इतना करने के बाद भी 0.333333 कहां तक जाएगा पता नहीं, एकदम पगला गया है, एकदम आगे तक जाते जा रहा है, तो इसको मतलब एक तरीके का ये अशांत है। क्या है? अशांत है। तो जब डॉट 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 करके दिखे तो उसको हम अशांत बोलेंगे, या रेकरिंग टाइप का भी दिखे तो रेकरिंग का मतलब भी होता है डॉट डॉट डॉट, तो वो भी हमारा अशांत है। और अगर रुक जाए, अगर पॉइंट के बाद चाहे 1 अंक के बाद रुके, 2 अंक के बाद रुके, 3 अंक के बाद रुके, तो सब के सब हमारे पास क्या है? शांत है। सब के सब क्या है हमारे पास? शांत है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे किसकी बात कर लेते हैं? शांत और अशांत की बात कर रहे थे। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इसको सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ठीक। आवर्ती को हम इंग्लिश में बोलते हैं, आवर्ती को बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको? रिपीटिंग। रिपीटिंग। और अनावर्ती को बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब हम आवर्ती अनावर्ती की बात करेंगे तो वहां पे परिमेय संख्या की बात करेंगे। ठीक है, तो परिमेय संख्या की बात कर लेते हैं। जैसे हम दशमलव प्रसार किए, क्या किए? दशमलव प्रसार किए, और दशमलव प्रसार करने के बाद अगर वो शांत आया, अगर वो शांत आया तो कंफर्म है कि वो हमारा परिमेय ही होगा। क्या होगा? परिमेय। जैसे 1/5 की बात कर ले, 1/20 की बात कर ले, ये सब हमारे पास एकदम शांत है। भाग देकर देख लेना, सबका डेसिमल के बाद 1 अंक या 2 अंक के बाद वो क्या कर जाएंगे? टर्मिनेट कर जाएंगे, मतलब वो शांत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? शांत। तो जो शांत है वो हमेशा क्या है? परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। ऐसे भी आपको दिख रहा होगा कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। कौन संख्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। ठीक, शांत है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हमारा दिक्कत होता है अशांत के केस में। किसमें होता है? अशांत के केस में। जैसे ही अशांत होगा, जैसे ही ये क्या हो जाएगा? अशांत होगा, तो अशांत के केस में हमारे पास 2 चीज होना चाहिए। क्या होता है? या तो आवर्ती आएगा, या तो क्या आएगा? अनावर्ती आएगा। मतलब कि या तो रिपीट करेगा या तो मतलब नॉन रिपीटिंग होगा। तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ अगर रिपीटिंग आ जाए, क्या आ जाए? रिपीटिंग, मतलब अशांत है लेकिन अगर एक ही चीज बार बार रिपीट करना शुरू कर दे, तब वो हमारा परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? तब वो हमारा परिमेय संख्या होगा। जैसे हम बात कर लेते हैं 1/, किसका बात कर रहे थे? 3 का, तो क्या रहा था? 0.333 डॉट डॉट डॉट, या इसी को हम बोलते हैं 0.3 पर रेकर्ड। ठीक है, तो जहां पे भी आपको दिखे अशांत, तो वहां हो जाना है सतर्क। अगर अशांत है और साथ ही साथ रिपीट कर रहे हैं अपने आप को, तो हमेशा ये परिमेय संख्या होंगे। कौन संख्या होंगे? परिमेय संख्या। लेकिन अगर अशांत है, लेकिन क्या है? वो अशांत है और साथ में नॉन रिपीटिंग है, मतलब रिपीट नहीं कर रहा है। जैसे मैंने दिया था एग्जांपल 1.1 2 3 1 5 6, रैंडमली कुछ भी आ रहे हैं, डॉट 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 डॉट, तो ये हमारा अशांत के साथ साथ अनावर्ती है। क्या है? अशांत के साथ साथ अनावर्ती है, इसलिए ये हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। बाकी तो रूट वाला दिखा दिए कि रूट में हम कैसे करेंगे। अगर रूट के हम बाहर निकाल पाएंगे तो परिमेय संख्या, नहीं निकाल पाएंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं निकाल पाएंगे तो अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएंगे? अपरिमेय संख्या। अगर मान लीजिए कि बटा में ऐसे करके दे दिया जाए तो ऑलवेज, मतलब हमेशा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या।
लेकिन अगर डेसिमल में दे दे, रेकडिंग में दे दे, तो रेकडिंग जहां भी दिखे, रेकडिंग का मतलब रिपीटिंग, रेकडिंग जहां भी दिखे वहां हमेशा परिमेय संख्या होंगे। कौन संख्या होंगे? परिमेय संख्या। लेकिन अगर रेकडिंग ना हो, रेकडिंग ना हो, तो वहां पे देखना है कि क्या सेम चीज रिपीट हो रहा है कि नहीं। अगर सेम चीज रिपीट हो रहा होगा तो हो जाएगा परिमेय, अब अगर रिपीट नहीं हो रहा होगा तो हो जाएगा अपरिमेय। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। ठीक है, तो यह इतना ही हम लोग को सिलेबस में पढ़ना था। अगर हम बात कर ले यहाँ पे, जैसे कुछ बातें और थोड़ा करना है। अगर मैं देखूं, क्वेश्चन अभी फिलहाल नहीं कर रहे, अगर मैं बात कर लूं कि सर आप शांत की बात कर रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं? अशांत की बात कर रहे हैं, तो हमारे बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू जाते हैं, वहां से चेक करना होता है कि कौन शांत है, कौन हमारे पास अशांत है। तो कैसे चेक करेंगे? तो शांत जब भी चेक करना होगा और अशांत चेक करना होगा, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक लॉन्ग प्रोसेस है कि नहीं है। अब भागा दे लो, देख लो कि हमारा रिपीट कर रहा है, मतलब कि रुक गया कि नहीं। अगर रुक गया तो शांत, और नहीं रुका तो क्या हो जाएगा? अशांत। लेकिन क्या बार बार ऐसे ही करने पड़ेंगे? बड़े बड़े सवाल आ जाएंगे तो ऐसा भी गुना भाग करके भागा देते रहेंगे, डेसिमल बदलेंगे? तो हम बोलेंगे नहीं, उसके लिए हमारे पास क्या है? कुछ प्रोसेस। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि हम क्लास में भी बैठे हुए हैं, ठीक है, मतलब हम पढ़ा रहे हैं और आप लोग बैठे हुए हैं। अगर हम और आप लोग हैं तब तक तो हमारा माहौल एकदम शांत है, कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ा रहे हैं, आप मजे से पढ़ रहे हैं। लेकिन मान लो कि खुदा न खास ऊपर से एक छिपकली टपक गई। क्या टपक गई? छिपकली। तो जैसे ही छिपकली टपक जाएगी तो क्या हो जाएगा? अशांति फैल जाएगी। या मान लो कि कोई दूसरा आदमी आ जाएगा तो वहां पे अशांति फैल जाएगी, मतलब थोड़ा सा हम लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो उसी तरीके का शांत में क्या होता है? सबसे पहला हमारा प्रोसेस होता है कि आप चेक करो। क्या कर लो? चेक करो। क्या चेक करोगे? चेक ये करना है कि आप जो पी बाई क्यू के फॉर्म में जो दिया हुआ है वो शॉर्टेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। शॉर्टेस्ट फॉर्म, या जिसको आप बोलते हो सरलतम रूप। कौन सा रूप? सरलतम रूप, यानी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है कि नहीं। जैसे मान लो कि 4/8 लिखे हो तो ये आपके पास सिंप्लीफाइड नहीं है, क्योंकि अभी भी कट सकते हैं। मतलब कि इस टाइप का दिया हो कि बाद में वो कट ना सके, बाद में नहीं कट सके, तो उसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट फॉर्म, या उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में? सरलतम रूप। क्या बोलते हैं उसको? सरलतम रूप। अब अगर सरलतम रूप में है, किस रूप में है? अगर वो सरलतम रूप में है तो हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, यानी अगर हम बात करें तो हर। क्या होता है? हर। तो हमको हर का करना है फैक्टराइजेशन। हर का क्या करना है? फैक्टोराइजेशन, जो कि अभी हम सीख करके आए थे। फैक्टराइजेशन बोल लेते हो अभाज्य गुणनखंड। फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर वो 2 और 5, या तो 2 के पावर कुछ भी हो जाए, m हो जाए n, m और n बता रहा है कि मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, n का मतलब कुछ भी हो सकता है। तो अगर 2 और 5 रहेगा तब ये शांत रहेगा, मतलब 2 चाहे जितना बार भी आ जाए, 5 आ जाए तभी भी शांत रहेगा। जैसे मान लो कि हमारा क्लास है, हम अकेले हैं तभी भी शांत रहेंगे, या तुम लोग भी आ जाओगे तो बच्चे हैं, तुम लोग अकेले शांत रहो, तो या तो अकेले 2 आएगा तभी भी शांत, 5 आएगा तभी भी शांत, या हम दोनों यानी कि 2 और 5 दोनों आएगा तभी भी शांत रहेगा। अगर इसके अलावे कोई तीसरा आया, अगर इसके अलावे कोई तीसरा आया तो वो हो जाएगा अशांत। क्या हो जाएगा? अशांत। जैसे मान लो कि 1/243, ठीक है, 1 क्या लिखा हुआ है? 243। अब क्या इसको भाग करते रहोगे? भाग करके डिसिमल में बदलो, फिर देखो कि टर्मिनेट किया कि नहीं किया, मतलब शांत है कि नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है? देखना है कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो हाँ यहां देखने से लग रहा है कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है तो 243 का आप कर लो फैक्टर। क्या करोगे? फैक्टर। किससे कटेगा? आपको याद होगा 7 49 247, यानी 7 से कटने वाला है, तो 7 से कितना बार में कटेगा? 7 28 239, नहीं ये कितना का है? दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक, ऐसे हम इसका भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं जो थोड़ा सा कटने वाला हो। जैसे मान लिया कि 1 ले लिए 15, ठीक है, 1 क्या ले लिए? 15। थोड़ा सा छोटा सा देखते हैं, उसके बाद फिर देख लेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलो 15 का देखोगे तो क्या बनेगा? 15 को अगर करोगे तो 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा? 3 से, तो 3 5 15। तो इसका जैसे ही फैक्टर किए तो 3 के पावर 1 और 5 के पावर क्या मिला? 1। 5 था तब तक तो ठीक था, 2 होता तभी भी ठीक था, या दोनों होता तभी भी ठीक, लेकिन ये दिख रहा है आपको 3। क्या दिख रहा है? 3। तो जैसे ही 3 दिख रहा है तो ये हमारा हो गया आसान। क्या हो गया? ठीक है। और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 9 कितना ले ले? 42। 9 क्या ले लेते हैं? 42। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 9 और 42 क्या कटने वाला है? अगर हम बात करें तो 4 और 2 6, 3, हाँ 3 से कट रहा है, तो 3 3 9, 3 से काट लीजिए, कितना कटेगा?
3 एकम 3, 14 तिया 42। अब देखिए तो 3/14 जो कि नहीं कटने वाला है। तो सबसे पहला बात ध्यान देने जो, बहुत बार क्या करते हैं ना कि हम लोग डायरेक्ट ऐसे निकालते हैं, पता चलता है कि वहां पे हमारा गलत भी आंसर आ जाते हैं, कभी कभी कुछ केस में हमारा सही भी हो जाते हैं, कभी कभी हमारा गलत हो जाए, क्योंकि जब तक कटने वाला दे दिया जाएगा, हो सकता है कुछ ऊपर में कटने के बाद हमारा टर्मिनेट कर जाए, या कुछ न कटने के बाद हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाए। तो इसलिए सबसे पहले इसको क्या करना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज करना है। तो जैसे ही मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज किया तो आया हमारे पास 3/14, मतलब 3/14, 3/14। अब 14 को क्या करना है, फैक्टर। तो बोलो दो से क्या, 2 7 14, तो क्या मिल गया, 3/2 के पावर 1 और 7 के पावर 1। तो 2 तक तो ठीक था, लेकिन 7 आ गया, इसकी वजह से ये भी क्या कहलाएगा, आसान। क्या कहलाएगा, आसान। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं 1/16 का, 1/16 का। तो बताओ क्या हो जाएगा, ये तो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, तो 16 का फैक्टर करो। तो 2 से करोगे 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 का पावर कितना बनेगा, बोलो 1/2 के पावर 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4। तो बताइए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, सिर्फ और सिर्फ 2 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 दिख रहा है। इस वजह से ए हमारे पास है 7, हमारे पास क्या है 7। और भी एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि 1/80, 1/80। अब 80 का फैक्टर करो, क्या मिलेगा, 2 से 40, 2 से क्या मिल जाएगा 20, 2 से क्या मिल जाएगा 10, और 2 से क्या मिल जाएगा 5। तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि 1/2 के पावर क्या, 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4, अब उन्हें 5 के पावर कितना मिल रहा है 1। तो 2 का पावर कुछ भी रहे, बस 2 है। 5 की बात कर ले तो 5 है, तो 2 और 5 दोनों है, तभी भी हमारे पास क्या आया देगा, शांत देगा। क्या देगा, ये शांत देगा। ठीक है, तो यहां तक हमारा था थ्योरी। क्या था हमारे पास, थ्योरी। ये पूरा चैप्टर मैंने आज पढ़ा दिया, एक चैप्टर। कौन सा चैप्टर, एक चैप्टर। अगर हम बात कर ले तो अब हमारे पास क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस है। जैसे हम इसका देख लो, ये देख लो, ये बात कर ले तो ये है, बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो ये हम लोग करेंगे कल, ये हम लोग क्या करेंगे, कल करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग कल। टाटा बाय बाय, थैंक यू।